हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार इंगेज एकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी, नई वाली जो एनसीईआरटी है। और ये जो है हमने जो है एक एनसीईआरटी लगभग खत्म कर दी थी और हमने सुपर टेट के उसमें जो है एससीईआरटी जो है पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की जो पर्यावरण की जो एनसीईआरटी है नई वाली। ठीक, उसको दोस्तों ये आपके सुपर टेट और सीटेट जो सितंबर में जो पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और मैं नई वाली एनसीईआरटी और जो है पुरानी दोनों एनसीईआरटी ईवीएस कवर कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कक्षा 3 की जो नई बुक है, न्यू एनसीईआरटी, उसको पर्यावरण की। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 जो नई वाली है ये 2026 का एडिशन है दोस्तों, 2026 का एडिशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण कक्षा 3 न्यू एनसीईआरटी। देखिए इसमें जो है दोस्तों, इसमें देखिए कई सारे इकाई में दोस्तों चैप्टर बांटे गए हैं। जैसे एक इकाई में, हर इकाई में 3-3 चैप्टर जो है दोस्तों वो डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहली जो इकाई है दोस्तों उसका नाम है हमारे परिवार और समुदाय। इसके तहत जो पहला अध्याय है उसका नाम है मेरा परिवार और मित्र। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो नई वाली एनसीईआरटी है इसका नाम है हमारा अद्भुत संसार, आवर वंडरस वर्ल्ड। ये नई एनसीईआरटी है। और जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसका नाम था लुकिंग अराउंड अस, हमारे आसपास। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो पहला इकाई है वो है हमारे परिवार और समुदाय, और इसमें जो पहला अध्याय है वो है मेरा परिवार और मित्र। अच्छा, इसमें जो है क्या है दोस्तों, तो हम ये समरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पूरी किताब नहीं, जो किताब में जो मेन चीजें दी हुई है, इंपॉर्टेंट चीजें, हमें केवल उसी को हम जो है उसको पढ़ना है, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कोई बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखिए इसमें एक खेल के बारे में बात किया गया पहले चैप्टर में। उसका नाम है उस खेल का नाम है पीकाबू खेल। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, तो इसको लुका छिपी खेल भी कहा जाता है। ये छोटे बच्चों के साथ खेला जाने वाला एक प्रकार का खेल है दोस्तों। इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले छिपना होता है दोस्तों, फिर बाद में जो है पीकाबू कहते हुए अचानक सामने आ जाना जो है वो शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद अगला जो आपका जो है इसमें दिया हुआ परिवार के बारे में दिया हुआ है, और आपके सिलेबस में भी परिवार जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, चाहे वो सीटेट का बात करें या सुपर टेट की बात करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश सुपर टेट या यूपी टेट। ठीक है, तो देखिए अगर हम परिवार के बारे में बात करें तो जो इसमें देखिए परिवार कितने होते हैं, तो परिवार को दोस्तों दो जो है भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एक तो संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। एक होता है संयुक्त परिवार और दूसरा है दोस्तों एकल परिवार। संयुक्त परिवार को किसे कहेंगे दोस्तों, तो जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं दोस्तों, उसको जो है संयुक्त परिवार कहा जाता है, और अन्य सदस्य भी इसमें संयुक्त परिवार में शामिल होते हैं। और वहीं एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दादा दादी, भाई बहन, बुआ ताई ये सब नहीं शामिल होते हैं एकल परिवार में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे। अच्छा, बात करें कि कुछ पारंपरिक खेल हैं उनके बारे में। पारंपरिक खेल जैसे आपका रंगोली, ये क्या है दोस्तों, तो रंगोली जो है विभिन्न अवसरों पर जो दोस्तों वो बनाई जाती है। ये देखिए ये रंगोली है दोस्तों। देखिए इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कहा गया है कि इसमें जो आवश्यक चीजें होती हैं जिससे रंगोली बनाई जाती है वो होते हैं सूखे फूल से बने रंग, कुछ पत्ते होते हैं दोस्तों, फूल होते हैं, और चावल के दाने वगैरह, इन सबसे रंगोली बनाई जाती है। एक खेल के बारे में बात की गई है जिसका नाम है, उस खेल का नाम है पीठू खेल दोस्तों। पीठू खेल क्या होता है, ये देखते हैं, ये वाला आप लोगों ने बचपन में खेला होगा कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया जाता है और एक गेंद से उस पर प्रहार किया जाता है। ठीक, फिर जब वो पूरा बिखर जाता है तो उसके बाद उसको समेट के फिर जो है इकट्ठा किया जाता है।
ठीक, आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, उसी को पीठू खेल कहा जाता है। इसमें कई सारे छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर खेला जाता है दोस्तों। ये मतलब ये खेला जाने वाला एक प्रकार का खेल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला जो आपका वो है चैप्टर जो दूसरा है दोस्तों। अच्छा, पहला चैप्टर में इतना ही था दोस्तों, पहला चैप्टर हमने जो है खत्म कर लिया। अब दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है मेले में हम। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है मेले में हम, अध्याय 2। इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए इसमें कुंभ मेले की बात की गई है। तो देखिए अब कुंभ मेला के जो है कितने भाग में, इसका जो है बहुत ही महत्व है दोस्तों कुंभ मेला। ठीक है, देखिए ये जो है दोस्तों 2 कुंभ होता है दोस्तों, 2, एक होता है अर्ध कुंभ और एक होता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ, ठीक है, अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 वर्षों में एक बार आता है, और पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में एक बार आता है। ठीक, अभी जो हाल ही में 2-3-4 महीने पहले जो कुंभ आयोजित हुआ था, मतलब 2025 में, 24 या 25 में आयोजित हुआ था, वो 12 सालों में एक बार आया था वो। ठीक है, अगर बात करें कुंभ जो होता है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व होता है कुंभ मेला। ठीक, अच्छा बात करें ये जो है किन किन नदियों के किनारे लगता है दोस्तों, तो देखिए ये 4 नदी के किनारे जो है लगता है, गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा नदी। वैसे मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह भी यही है दोस्तों। ठीक है, कुंभ मेले को मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह की संज्ञा दी गई है। अब बात करें कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पर लगता है भारत में। भारत में 4 स्थान पर लगता है। तो देखिए हरिद्वार हो गया, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। तो हरिद्वार ये उत्तराखंड में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे यहाँ पर लगता है ये मेला। नासिक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं बात करें प्रयागराज में, तो ये उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए ये गंगा यमुना के संगम पर लगता है। सरस्वती जो है वो विलुप्त हो गई है दोस्तों, इसलिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, गंगा यमुना के संगम पर लगता है। उज्जैन जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेले में जो है एक बूथ होता है जिसका नाम है खोया तथा पाया बूथ। ये किस लिए होता है दोस्तों, तो देखिए अपनी इच्छा से काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको स्वयं सेवी कहा जाता है, उनके ठहरने का ये स्थान होता है कुंभ मेला। ठीक है, वहीं पर मतलब ये होते हैं, मतलब मेले में ये खोया और पाया बूथ होता है। ये एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। अब अगला जो चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों, अध्याय 3 है, उसका नाम है त्योहार मनाए एक साथ। ठीक है, इसमें फूलों के त्योहार की बात की गई है, और ये जो है कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलों का त्योहार। ये फूलों की घाटी जो है, जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, वहां पर ये त्योहार का आयोजन किया जाता है। और सभी को पता है कि फूलों की घाटी में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध फूल है वो ट्यूलिप का फूल है दोस्तों। ये ट्यूलिप का फूल है। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है बुरांस का फूल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में बुरांस का जो फूल है, ये बसंत ऋतु का प्रतीक माना जाता है जम्मू कश्मीर में। इसका रंग जो है बुरांस का फूल के मतलब फूल का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है दोस्तों। ये जो है ये बुरांस का फूल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं विशु त्योहार के बारे में। तो विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है, विशु त्योहार, तो देखिए ये केरल में मनाया जाता है। और जो केरल का जो प्रथम दिन होता है उसी को केरल का नववर्ष भी कहते हैं, इसी विशु त्योहार के दिन। ठीक है, विशुकानी यानी कि अमलतास यानी जो पीला फूल होता है, इसमें पीले मतलब सब्जियां फलों का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब पीले रंग के विशु त्योहार में सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। वो पीले रंग का फूल हो गया, जैसे अमलतास हो गया जो पीले कलर का होता है, पीले रंग के फल वगैरह हो गए, इन सबको ठीक है विशु त्योहार में। और विशु त्योहार को विशुकानी भी कहा जाता है। अब देखिए त्योहारों के कुछ प्रमुख व्यंजन है दोस्तों, जैसे त्योहार के कुछ प्रमुख व्यंजन है, जैसे छठ पूजा में दोस्तों ठेकुआ बनाया जाता है। ठीक, वैसे शादी ब्याह में भी बनता है, शादी ब्याह समारोह में, लेकिन त्योहार पर विशेषकर छठ पूजा में बनाया जाता है। पीठा एक होता है दोस्तों, ये बिहू में बनाया जाता है, बिहू ये है पीठा।
ठीक, बिहू में ये बनता है। खजूर का केक, ये क्रिसमस के दिन जो है खजूर का केक बनाया जाता है। 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। गुजिया होली में दोस्तों बनाई जाती है, होली दीपावली में, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं होलीगे। होलीगे क्या है? व्यंजन है दोस्तों। होलीगे एक व्यंजन है जो उगादी त्योहार जो होता है कर्नाटक में जो मनाया जाता है, वहां पर जो है होलीगे नाम का व्यंजन बनाया जाता है। सेवइयां सबको पता है, ईद उल फित्र में बनाई मतलब जो है बनती है, ठीक है। और एक सद्दा, सद्दा एक व्यंजन होता है जो ओणम, केरल में जो ओणम त्योहार होता है वहां पर जो है फेमस है सद्दा भोजन, ठीक। चलिए बात करते हैं हिमालय के बारे में दोस्तों। हिमालय पर्वत माला के बारे में बात करते हैं। देखिए हिमालय, इसको बर्फ का घर भी कहते हैं दोस्तों। हिमालय जो है विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला है दोस्तों। और बात करें यहाँ की जो है इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? या आप कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, जो नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये एनसीईआरटी का नया डाटा है दोस्त, 8,848.86। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक, लेकिन ये 8,848 नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और एक बात, कुछ लोग 8,850 भी मारते हैं, वो भी गलत है। 8,848.86 वो भी एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट डाटा माउंट एवरेस्ट की नेपाल में जो हाइट है वो 8,848 मीटर है, ये आप याद रखेंगे, समझ रहे हैं। हिमालय पर्वतमाला का ये हिस्सा है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। झारखंड में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं जिसका नाम है, झारखंड में साल सरहुल त्योहार होता है दोस्तों, बसंत ऋतु का त्योहार माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो साल वृक्ष जिसको सेखुआ कहा जाता है दोस्तों, सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकाला जाता है। घर से सेखुआ के जहाँ पेड़ होगा वहां तक जुलूस निकलता है, ठीक है, सरहुल त्योहार में जो झारखंड में मनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है तो धरती और सूरज की जो है दोस्तों पूजा की जाती है, यानी कि सखुआ के फूल तथा चावल चढ़ाते हैं धरती और सूरज को, ठीक है, उनको जो है आदर्श मानकर इस त्योहार में, सरहुल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन आसपास अब है आपका इकाई 2, ठीक, जीवन आसपास जिसका नाम है, इसमें अध्याय 4 है जिसका नाम है कुछ खोज पेड़ पौधों की। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें झाड़ियां वगैरह दी गई हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। देखिए अब झाड़ियां क्या होती हैं तो ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं अगर बात करें जो है झाड़ियों की तो धरती के पास ही फैली होती है झाड़ियों की शाखा। अब कुछ झाड़ी है जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो गुड़हल हो गया, गुलाब, तुलसी, नीलगिरी, ठीक है, मयूर, मूंगा, उड़द, ये सब जो है दोस्तों अरहर है, ठीक, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आती है। तुलसी, नीलगिरी, गुड़हल वगैरह, गुलाब वगैरह, ठीक है, ये सब झाड़ियां हैं। जड़ी बूटी के बारे में बात करें, जड़ी बूटी क्या है? देखिए ये बहुत ही छोटे पौधे हैं दोस्तों, इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटियों का ही प्रकार है, ये बात आप याद रखेंगे। घास एक प्रकार की जड़ी बूटी के अंतर्गत आती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे पुदीना, टमाटर, तुलसी, धनिया, सरसों, ये सब क्या है? ये सब जड़ी बूटी है दोस्तों। पुदीना हो गया, टमाटर, तुलसी, धनिया, सरसों, एनसीईआरटी में इनको जड़ी बूटी की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं घास के बारे में। घास क्या है दोस्तों तो घास जो है इसके पत्ते जो है पतले व चपटे तथा इनके मतलब खोखले होते हैं, ठीक। जैसे धान, गेहूं, बांस, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? घास है दोस्तों। बांस एक प्रकार की घास है दोस्तों। वैसे बांस तने का रूपांतरण है लेकिन वो घास के अंतर्गत आती है, ये बात आप याद रखेंगे। धान हो गई, ये भी घास है, गेहूं घास है, बाजरा, रागी, मिलेट वगैरह ये सब घास के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे आप।
अब बात करते हैं लता और बेल। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लताएं और बेल किसको कहेंगे। तो देखिए, लताओं तथा बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। तो लताएं जो होती हैं उनको सहारे की जरूरत होती है, तब वो ऊपर चढ़ेंगी। और बेल जो होती है उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो जमीन पर फैलती है, बेल जिसको कहते हैं। अब जैसे लता के बारे में बात करें तो जैसे अंगूर की बेल हो गई, ठीक, मटर की बेल, लौकी की यहाँ बेल नहीं, लौकी में लता होती है, लता, मॉर्निंग ग्लोरी, ये सब लता है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए, बेलें जो होती हैं, बेलें वो धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। ये हो गई लताएं। जब जैसे लताओं की बात करें तो आपकी लता, जैसे मनी प्लांट एक लता है, चमेली, लौकी एक लता है दोस्त। लौकी को जमीन पे आप नहीं जो है फैला सकते, वो आपकी लौकी उतनी नहीं आएगी जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए। अगर वो जमीन पे फैलेगी तो पौधा आपका मर जाएगा, ठीक। लौकी जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं आएगी क्योंकि वो लता है, उसको लसाया जाता है, मतलब उसके लिए क्या करते हैं, मचान वगैरह बनाया जाता है। और वही कद्दू जो होती है वो बेल है दोस्तों, ठीक। उसको जो है आप लसा भी सकते हैं, लेकिन वो जो है नीचे फैलने वाली जो है बेल होती है, ठीक है, कद्दू। जैसे देखिए, ये मनी प्लांट लता है दोस्तों, इसको सहारे की जरूरत होती है। चमेली भी लता है, लौकी क्या है, लता है दोस्तों, ये बिना किसी सहारे के नहीं चढ़ सकती है ऊपर। अब बेलों की बात करें, बेलें तो तरबूज और कद्दू में बेल होती है दोस्तों। अच्छा, बात करें चिचिंडा जो है, जिसको स्नेक गार्ड भी कहते हैं, एक प्रकार की लता है दोस्त, चिचिंडा। गेंदा, जिसको तेलुगु भाषा में बांथी कहा जाता है। क्या कहते हैं तेलुगु भाषा में गेंदा को? तो गेंदा को तेलुगु भाषा में बांथी कहते हैं दोस्तों, बांथी, ठीक है। तेलुगु भाषा में गेंदा बांथी कहलाती है। नीम को बेब गिडा कहते हैं, कन्नड़ भाषा में नीम को बेब गिडा बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और वही जो है दोस्तों, मणिपुर में बोरोई एक भाषा होती है, मतलब एक स्थानीय लैंग्वेज है मणिपुर में, ठीक। वहां जो है बेर को दोस्तों, बेर को जुजूबे कहते हैं, जुजूबे, ठीक है, जुजूबे कहते हैं बेर को। पूछ लेगा जुजूबे जो है किसको कहा जाता है और कहाँ कहा जाता है, तो मणिपुर में आप बताओगे। बोरोई जो है स्थानीय भाषा में, जुजूबे को बेर कहते हैं। चलिए बात करते हैं पौधे के भाग के बारे में। अब पौधों के भाग के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, पौधों के भाग, जैसे मुख्य भाग की बात करें तो पौधों के 5 मुख्य भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ठीक है। वहीं बीज जो होता है ये भी पौधों का ही एक भाग है, लेकिन ये मुख्य भाग में शामिल नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। पौधे के अगर मुख्य भाग की बात करेंगे तो केवल 5 आप लगाएंगे, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ठीक। बीज जो है दोस्तों, यह पौधे का मुख्य भाग नहीं है, बल्कि प्रजनन से बनने वाली एक संरचना है दोस्तों, बीज। देखिए, ये मुख्य भाग है, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, फूल और फल। अब बात करते हैं, देखिए, जो फल के अंदर बनता है, बीज के बारे में बात कह रहा है। बीज जो है जो फल के अंदर बनता है, हालांकि यह भी पौधों का एक भाग है, समझ रहे हैं, लेकिन ये मुख्य भाग में शामिल नहीं है। अच्छा, बांस सबसे लंबी घास है, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि एक फूल होता है जिसका नाम है, एक फूल होता है जिसका नाम है रेफलेसिया का फूल। रेफलेसिया का फूल ये है, ये लाल कलर का दिखता जो है ना, ये यही है रेफलेसिया का फूल। देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है दोस्तों। अगर इसका व्यास बात करें, डायमीटर, तो लगभग 1 मीटर का होता है, ठीक, यानी कि 100 सेंटीमीटर। और वजन इसका 7 से 11 किलोग्राम होता है दोस्तों, ठीक। ये जैसे ये कहाँ पाया जाता है अगर बात करें तो देखिए, ये सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा और बोर्नियो, इंडोनेशिया का ही, वहां ये पाया जाता है, वहां के वर्षा वनों में। और भारत में ये मिजोरम में पाया जाता है, रेफलेसिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये एक छाते जितना बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका वनस्पतिक नाम है रेफलेसिया अर्नोल्डी। रेफलेसिया अर्नोल्डी इसका वैज्ञानिक नाम है।
देखिए, इससे जो है दोस्तों, जब आप इसके समीप जाएंगे तो इससे सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है दोस्तों, जिससे इसे लाश का फूल, कार्प्स फ्लावर भी कहते हैं दोस्तों। और यह एक जो है परजीवी पैरासिटिक प्लांट है दोस्तों, ठीक है, पैराजीवी प्लांट है। इसके जो है आसपास अगर जो है छोटे मोटे जीव आते हैं तो उनसे अपना ये पोषण लेता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अध्याय 5 है दोस्तों, 5 अध्याय 5 है। इसमें क्या कह रहा है, अध्याय 5 है पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं साथ, ये आपका अध्याय है। इसमें दोस्तों क्या है, इल्ली है, इल्ली जो है वो पत्ती खाती है दोस्तों, पत्ती। तितली या पतंगों का लार्वा है दोस्तों, इल्ली, इल्ली जो है वो तितली और पतंगों का लार्वा होता है, ये इल्ली है। यह कीट के जीवन की जो दूसरा फेज है, सेकंड फेज, वो है इल्ली जो है दोस्तों, हम इल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कीट का जो जीवन होता है उसका जो दूसरा चरण होता है उसी अवस्था को इल्ली कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें इसका जीवन चक्र, बात करें इल्ली या आपका जो है कीट का, तो देखिए सबसे पहले कोई भी कीट अंडे देता है तो उससे जो है इल्ली लार्वा, उसके लार्वा को इल्ली कहा जाता है, ये दूसरी अवस्था है। फिर उससे जो है प्यूपा बनता है दोस्तों, प्यूपा, और फिर तितली पतंगा और आपका जो है कीट वगैरह इनका निर्माण हो जाता है फाइनली, ठीक है। तो ये था जो है इल्ली के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके उसमें दिया हुआ दर्जिन चिड़िया के बारे में। दर्जिन चिड़िया, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये है आपकी दर्जिन चिड़िया दोस्तों, ठीक। दर्जिन चिड़िया जिसको टेलर बर्ड भी कहा जाता है, ये क्या है दोस्तों, तो ये पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ये देख रहे हैं, ये पत्तियों को सिलकर जो है अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में दोस्तों मकड़ी के जाले, पौधों के रेशे, महीन तंतुओं से ये जो है सिलकर जो है अपना घोंसला बनाती है, ये दर्जिन चिड़िया। और अगर बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑर्थोटॉमस स्यूटोरियस, ठीक है दोस्तों। दर्जिन चिड़िया का वैज्ञानिक नाम है ऑर्थोटोमस स्यूटोरियस। बात करते हैं बसंत गौरी की। बसंत गौरी, तो देखिए इसका अन्य नाम है दोस्तों भारतीय पीलक, यानी कि इंडियन गोल्डन ओरियोल, ये है दोस्तों बसंत गौरी। इसका वैज्ञानिक नाम ओरिलस कुंडू है दोस्तों। अगर नर की बात करें तो नर जो बसंत गौरी होगी वो चमकीले पीले रंग की होगी, जिसके पंखों पर काले निशान होंगे। तो ये देख रहे हैं, ये आपकी जो है बसंत गौरी है। मादा जो है हल्के पीले रंग की होती है, और ये जो है पेड़ के कोटर में दोस्तों, पेड़ के जो कोटर होता है, तने का जो कोटर होता है, उसमें जो है वो अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बसंत गौरी। चलिए अब बात करते हैं अगला जो है, अगला जो पक्षी है उसका नाम है कठफोड़वा। कठफोड़वा जिसको वुड पेकर भी बोलते हैं, वुड पेकर, ठीक है दोस्तों। इसकी पहचान क्या है, ये पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है छेद करके अपनी चोंच से। ये देख रहे हैं, ये छेद कर रहा है। तो ये है दोस्तों कठफोड़वा है। चलिए अब आगे देखते हैं, केचुआ के बारे में बात करते हैं। तो केचुआ जो है दोस्तों, इसको किसान का मित्र कहते हैं, और ये किस फाइलम यानी कि संघ का जंतु है, तो एनालिडा संघ का ये जीव है दोस्तों। ये अपरद भोजी भी होता है, यानी कि जो भोजन को खा के भी नष्ट कर देता है, मतलब खा के भी नष्ट करता है और सड़ा गलाकर भी नष्ट करता है, उसको जो है अपरद भोजी कहते हैं। केचुआ इसका एक प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, तितली के बारे में बात करते हैं। तो तितली क्या है दोस्तों, तो तितली एक प्रकार की क्या है, कीट है दोस्तों, तितली, बटरफ्लाई। ये किस संघ यानी कि किस फाइलम का जंतु है दोस्तों, तो ये जीव है, तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में ये आता है दोस्तों। वर्ग, इस क्लास अगर बात करें तो इंसेक्टा है दोस्तों। और जितने भी कीट होते हैं उनके 6 पैर होते हैं, यानी कि 3 जोड़ी पैर और 4 पंख, यानी कि 2 जोड़ी पंख।
और स्पर्शक होते हैं 2, यानी कि एक जोड़ा स्पर्शक। ये जो एंटीना जिसको कहते हैं उसी को स्पर्शक कहा जाता है। तो 2 एंटीना होते हैं तितली में, ठीक, यानी कि एक जोड़ी स्पर्शक एंटीना पाए जाते हैं। देखिए ये परागण करते हैं दोस्तों, परागण में मदद करती है जो है तितली पतंगा ये सब। ये फूलों का मकरंद, यानी कि जो तितली होती है फूलों का मकरंद जिसको नेक्टर कहते हैं, उसका जो है रसोपान करती है, उसको चूसती है दोस्तों। बात करें तितली में दोस्तों, तितली में दोस्तों संयुक्त आंख पाई जाती है, ठीक, और इसमें पूर्ण कायांतरण होता है, ठीक। कायांतरण को क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, ठीक, यानी कि तितली बनने से पहले वाली जितनी भी प्रक्रिया होती है, जैसे इल्ली हुआ, अंडे से प्यूपा बना, इल्ली बनी, ये सब जो है इसको उस दौरान जो है इसमें जो विकास होता है उन्हीं को कायांतरण कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके दोस्तों, एक प्रकार का कीट है दोस्तों तितली, ठीक है। अगर ऑर्डर की बात करें तो लेपिडोप्टेरा होता है, ठीक है, लेपिडोप्टेरा इसको बोलते हैं दोस्तों, इसके ऑर्डर यानी कि गढ़। अब बात करें तितली का जो जीवन चक्र लाइफ साइकिल होता है, तो देखिए सबसे पहले अंडा होता है दोस्तों, तितली अंडा देगी, फिर वहां से इल्ली होगा, इल्ली बनेगी, फिर इल्ली से दोस्तों प्यूपा अवस्था होगी, और फिर जो है पूर्णतः जो है एक वयस्क तितली बन जाती है। ये होती है तितली या कीट या जो है आपका पतंग का जो है पतंगे वगैरह का लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं पतंगा, तो पतंगा भी दोस्तों एक प्रकार का कीट है, तितली की तरह ये भी दिखाई देता है, हालांकि इसमें कुछ जो है डिफरेंसेस होते हैं कलर वगैरह में। तो जो पतंगा जिसको मोथ कहा जाता है, मोथ, ये रात्रिचर प्राणी है दोस्तों, मतलब ये रात्रि में ही जो है सक्रिय रहता है। ये परागण में भी ये सहयोग करता है। ये जो है इसका संघ है आर्थ्रोपोडा है दोस्तों, इसका भी, तितली का भी, इसका भी आर्थ्रोपोडा है। वर्ग इसका भी इंसेक्टा है क्योंकि ये कीट है दोस्तों। गढ़ वही है, लेपिडोप्टेरा है दोस्तों, ठीक है, रात्रि में सक्रिय, जिसको नॉक्टियूरेनल कहा जाता है। जो रात्रि में जो जगने वाले जीव होते हैं उनको नॉक्टियूरेनल कहते हैं। पंख पर महीन सल्क इसके पाए जाते हैं, ये इसकी एक बेहतरीन विशेषता। ये आप देख रहे हैं, ये सल्की, जब आप इसको छुएंगे ना तो एक फिसलन जैसी सतह इसके पंखों पर आपको मिलेगी, और जब इसको आप छुएंगे तो सफेद या किसी अन्य कलर के भी जो है वो कुछ पाउडर जैसे जो है संरचना के तहत आपके हाथों वगैरह में चिपक जाएगा, ठीक है, ऐसे मतलब। अच्छा, बात करें इसके पंख, तो अगर बात करें इसके पैर दोस्तों, तो इसमें पैर 3 जोड़ी होते हैं, यानी कि 6 पैर होते हैं। स्पर्शक जिसको एंटीना बोलते हैं 1 जोड़ी, यानी इसमें भी 2 एंटीना पाए जाते हैं, 1 जोड़ी। पंख दोस्तों 2 जोड़ी होते हैं, यानी कि 4 पंख इसमें पाए जाते हैं, समझ रहे हो। तितली में भी 4 पंख होते हैं, 2 जोड़ी, 2 पेयर। अब बात करें दोस्तों तितली के बारे में अगर बात करें तो तितली ये भी रात्रिचर, पूर्ण कायांतरण होता है इसमें, ठीक है। इसमें अगर पंखों की बात करें तो पैर इसमें भी 3 जोड़ी, 6 होते हैं पैर। स्पर्शक 1 जोड़ी, 2 होते हैं जो स्पर्शक, और पंख जो है 2 जोड़ी, यानी कि 4 पंख इसमें भी पाए जाते हैं, तितली में भी। तितली आराम करते समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तितली आराम करते समय पंख ऊपर बंद रखती है, जबकि अधिकांश पतंगे पंख फैलाकर या शरीर पर मोड़कर रखते हैं, ठीक, आपने देखा होगा। अच्छा, अब बात करें, एक सभी लोग कह देते हैं कि पंख, सबको जो है पंख कहना उचित नहीं होगा। देखिए जो तितली, पतंगे और कीट के जो पंख होते हैं उनको विंग्स कहा जाता है, विंग्स। और वही पक्षियों के पंख को फीटर बोला जाता है, फीटर। ये बात आप याद रखेंगे। वहीं अगर इसका भी लाइफ साइकिल लगभग वही होता है तितली वगैरह का भी, ठीक, तितली, पतंगा, कीट वगैरह का। अब बात करते हैं मेढक के बारे में दोस्तों, ठीक। मेढक उसमें जो है, मेढक के बारे में बात करते हैं, फ्रॉग के बारे में। देखिए इसमें कायांतरण इसमें भी होता है दोस्तों, ठीक, तितली वगैरह में पूर्ण कायांतरण होता है, इसमें भी कायांतरण होता है। अगर इसका बात करें संघ, तो संघ क्या है? कॉर्डेटा है दोस्तों, मेढक का संघ। वर्ग है एम्फीबिया दोस्तों, क्यों? क्योंकि उभयचर है, पानी और स्थल दोनों पर रहता है। पानी में ये अंडे देता है दोस्तों, जल तथा स्थल ये दोनों पर रहता है, और ये एक प्रकार का एम्फीबियन है दोस्तों, उभयचर प्राणी है मेढक।
उभयचर जीव है, ठीक है। लार्वा, इसका जो लार्वा अवस्था होती है जिसको टेडपोल कहा जाता है, ये इसके शिशु वाली अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो है मेढक जब शिशु अवस्था में होता है तो गलफड़े से श्वसन करता है, ठीक। अब देखिए इसका अगर जीवन चक्र की बात करें तो मेढक जो है पहले अंडे देगा, फिर टेडपोल बनेगा, ठीक। टेडपोल में फिर पैर वगैरह उगेंगे, टेडपोल जो पूंछ वगैरह होती है उसमें पूंछ वगैरह, फिर उसके बाद फिर इसका कायांतरण होगा दोस्तों, और फिर ये मेढक बनेगा। तो कायांतरण क्या होता है कि मेढक बनने से पहले इसमें जो जितनी भी संपूर्ण क्रिया होती है, जितना भी विकास होता है, जैसे टेडपोल बनने की प्रक्रिया, फिर टेडपोल, फिर धीरे धीरे मेढक बनने की प्रक्रिया, उसमें वृद्धि विकास, ये सब जो है कायांतरण के अंतर्गत आता है। इसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें कायांतरण। देखिए अभी हमने कायांतरण के बारे में बात किया, ठीक। अब हम इसको थोड़ा और समझेंगे, कायांतरण क्या होता है। कायांतरण, तो देखिए कायांतरण जो है जिसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, ये सभी जीवों में नहीं होता है बल्कि कुछ विशेष जीवों में पाया जाता है। जैसे आपको तितली में जो है कायांतरण आपको देखने को मिलेगा, पतंगे में भी पाया जाता है, मच्छर में भी होता है, घरेलू मक्खी में भी होता है दोस्तों कायांतरण। भृंग एक होता है, भृंग, बीटल जिसको बोलते हैं ये वाला, इसमें भी कायांतरण होता है। बाकी चलिए अब बात करते हैं कायांतरण के प्रकार होता है। तो देखिए दो प्रकार का कायांतरण होता है। एक तो पूर्ण कायांतरण जो हमने ऊपर पढ़ लिया, अब होता है एक अपूर्ण कायांतरण। तो अपूर्ण कायांतरण जो होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो वो होता है टिड्डा में दोस्तों, तिलचट्टा में और झींगुर में होता है, समझ रहे हो। झींगुर आपको जानते हैं, सफेद कलर के छोटे छोटे होते हैं दोस्तों, आपके घर वगैरह में जो है उनको झींगुर कहा जाता है। और तिलचट्टा और या काकरोच वो रात्रिचर होता है दोस्तों, समझ रहे हो, वो रात्रि में निकलता है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो जीवित रह सकता है काकरोच। कुछ लोग जो है झींगुर को ही काकरोच मान लेते हैं, नहीं, काकरोच हल्के मतलब लाल कलर के होते हैं, काले लाल ऐसे होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, छोटा, और झींगुर जो है छोटा होता है, सफेद कलर का होता है, समझ रहे हो। तो देखिए अब अपूर्ण कायांतरण टिड्डा, तिलचट्टा इन सब में होता है, झींगुर वगैरह में। हमने पूर्ण कायांतरण जैसे आपका तितली वगैरह में होता है, उसमें पूर्ण कायांतरण होता है, ठीक है दोस्तों। लार्वा अवस्था, फिर इल्ली वगैरह ये सब बनती है, टेडपोल, फिर प्यूपा अवस्था। चलिए अब बात करते हैं मेढक जो होता है, मेढक, वयस्क मेढक जो होता है फेफड़े तथा त्वचा दोनों से श्वसन करता है, एडल्ट जो फ्रॉग होता है। अच्छा ये क्या है, ये कोड ब्लेडेड एनिमल है दोस्तों, मेघा, मेढक, ठीक है, शीत रक्तीय होता है, कोल्ड ब्लोडेड, यानी कि शरीर का ताप बाह्य वातावरण पर निर्भर करता है, अतः मेढक शीत रक्तीय है दोस्तों। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन पाया जाता है, अर्थात अंडों का निषेचन मादा के शरीर के बाहर जल में होता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें इसके हृदय की मेढक के, तो इसका हृदय 3 कोशीय होता है, ठीक, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय, यानी कि 2 आर्टरिया 1 वेन होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया जल में निषेचन होता है, ये दायां अलिंद, बायां अलिंद और निलय होता है। अच्छा ये कैसा है, तो दोस्तों ये ओबीपैरस है दोस्तों। ओबीपैरस क्या होते हैं, ओबीपैरस जो अंडे देते हैं दोस्तों, तो ये अंडे देने वाले जीव है मेढक। और एक होता है विविपैरस जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे इंसान वगैरह, ये विविपैरस है। मैमल्स वगैरह जितने भी हो गए स्तनधारी, ये क्या है, ये विविपैरस है। और ये मेढक की क्या है दोस्तों, ये मेढक की लार्वा अवस्था है, टेडपोल अवस्था जिसको कहते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। कायांतरण हमने पहले ही बता दिया है। तो कायांतरण या किसी जीव के संपूर्ण बनने से पहले उसमें होने वाली प्रक्रिया या परिवर्तन या विकास को ही कायांतरण कहा जाता है। मेढक में कायांतरण होता, हमने ये चर्चा कर ली। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों मिट्टी के प्रकार के बारे में। मिट्टी के प्रकार के बारे में देखते हैं।
तो देखिए मिट्टी कई प्रकार की होती है। जैसे पहली जो मिट्टी है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है दोस्तों। नदियों की जलधाराओं के द्वारा इन मिट्टियों का निर्माण, मतलब जब नदी की जलधाराओं के बहाव के द्वारा दोस्तों ये मिट्टी जो है बहाकर लाई जाती है और उनसे जो है इनका निर्माण होता है। इसमें पोटास, जिसको आप पोटेशियम भी कहते हैं, इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है एल्यूवियल सॉइल में। इसकी जो प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन, ये सब जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है दोस्तों। और इसमें अगर बात करें, जो जलोढ़ मिट्टी के जो दो प्रकार होते हैं दोस्तों, दो प्रकार होते हैं, एक बांगर एक खादर। बांगर जो पुरानी जलोढ़ होती है ये कम उपजाऊ होती है और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, ये अधिक उपजाऊ होती है। मुख्य विशेषता तो ऊपरी सतह समतल, जल धारण क्षमता अधिक होती है और इसमें पोटास की मात्रा जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है। अच्छा, बात करें जलोढ़ मिट्टी में क्या कमी होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तभी तो दोस्त इसको जो है धान वगैरह की जब खेती होती है तो आप देखा होगा कि इसमें यूरिया जो है छिड़काव किया जाता है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति का एक स्रोत है यूरिया, ठीक है। तो इसमें जो है इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। भारत में सर्वाधिक विस्तार पर जो है यही मिट्टी पाई जाती है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन, ये सब जो है इसकी प्रमुख फसल है दोस्तों। अच्छा, बात करें भारत में अन्य प्रकार अभी और मिट्टियां भी, मतलब अन्य प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट, दोमट, जलोढ़, पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी सभी को पता है कपास के लिए जो है उपयुक्त है दोस्तों, और सबसे अधिक जो है जल धारण क्षमता जो है काली मिट्टी की ही होती है, ठीक है। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। लाल मिट्टी जो है लाल भूरी रंग की होती है, अम्लीय होती है दोस्तों, इसकी उर्वरता जो है कम होती है। पीली मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मोटी व कम उर्वर होती है दोस्तों, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और अम्लीय होती है दोस्तों, ये लेटेराइट मिट्टी वहां पाई जाती है। दोमट मिट्टी की बात करें तो बालूगाद, चिकनी मिट्टी का संतुलन जो है उससे बनती है दोस्तों, ठीक। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है दोस्तों, कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। पतली, पथरीली तथा कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है, वो मिट्टी को जो है पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। ये है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सारांश की बात करें तो मिट्टी पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, जिसको मिट्टी कहा जाता है। जो खनिजों, कार्बनिक, जैसे बहुत सारे कार्बनिक तत्व, गले सड़े गले पदार्थ, इनका जब विघटन होता है, कार्बनिक पदार्थों को सड़े गले, ठीक है, जब इनका विघटन होता है तो मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी भूमि की उर्वरता का आधार है, यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में अन्य तथ्य। इसका अगर रंग बात करें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का कोई एक निश्चित रंग नहीं होता। सबसे पहले ये बात आप जान पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ये हल्का पीले रंग की, हल्के भूरे और धूसर कलर की होती है दोस्तों। हो सकता है रंग उस क्षेत्र के, उस मौसम के खनिजों पर भी निर्भर करता है दोस्तों, वहां की, मतलब जहाँ पाई जाती है वहां का खनिज, वहां की जलवायु वगैरह पर भी जो है इसका जो है देखने को प्रभाव देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूरा धूसर यानी कि ग्रे टू लाइट ब्राउन होता है। यह नदियों द्वारा लाई गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। भारत के गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदानों में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बात करें भारत में कहाँ कहाँ ये मिलती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, तो गंगा का मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में दोस्तों। सतलुज, ब्यास, रावी आदि नदियों के मैदान पंजाब और हरियाणा में दोस्तों। यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का कुछ भाग में यहाँ जो है तो दोस्तों ये पाई जाती है। देखिए उत्तर भारत का विशाल इंडो गंगा मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में इस मिट्टी की जो है दोस्तों प्रचुरता है। और बात करें पूर्वी तटीय डेल्टा क्षेत्र जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा, तो यहाँ सब जो दोस्तों वो पाई जाती है। देखिए यहाँ मैप में देखिए ये कहाँ कहाँ मिलती है। तो देखिए जैसे इंडो गंगा का मैदान हो गया, यमुना का मैदान, सतलुज, ब्यास, रावी नदी का मैदान, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, तो यहाँ सब जो है जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये सब यहाँ पर, हरियाणा, असम, दिल्ली के कुछ भागों में
ये जो है पाई जाती है। देखिए आगे देखते हैं, भारत की अधिकतर नदियां जो है दोस्तों वो उत्तर भारत के मैदानों में बहती हैं। इन्हीं नदियों के कारण ये क्षेत्र उपजाऊ और जनसंख्या के लिए उपयुक्त है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो है काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे ब्लैक सॉइल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसको रेगू या चरनोजम कहा जाता है दोस्तों, या इसी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है दोस्तों सर्वाधिक होती है। कपास ये जो है कॉटन के लिए दोस्तों बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं दोस्तों कपास, सोयाबीन, खट्टी जो फसलें होती है, खट्टी फसल वो जो होता है, ठीक है, वो फसलें कपास, सोयाबीन और खट्टी फसलें। तो ये काली मिट्टी में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में इनका जो है प्रोडक्शन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं काली मिट्टी के बारे में और जो है विशेषताएं इसकी जानते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों काली मिट्टी ब्लैक सॉइल? तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, यहाँ सब ये है दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। यह मिट्टी काली गहरी धूसर रंग की होती है। इनमें चिकनाई अधिक होती है। इसमें जल धारण क्षमता जो है बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी की नमी पर निर्भरता अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। और इसको जो है दोस्तों स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि अपने आप जो है इसको ये मतलब इसका जो है क्या कहते हैं कि जैसे खेत वगैरह आप जोतते हैं ना हर मतलब हल वगैरह से, हैरो और ये सब रोटावेटर वगैरह से, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है जुताई वगैरह नहीं करनी पड़ती है। इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। और ये आंध्र प्रदेश के कुछ भाग यहाँ भी पाई जाती है और तमिलनाडु के कुछ भागों में ये जो है दोस्तों वो जो है देखने को मिलती है। चलिए अब इसकी बात करें तो प्रमुख फसल तो कपास ही है दोस्तों, काली मिट्टी, इसीलिए इसको जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी उपजाऊ होती है और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो मानी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी दोस्तों रेड सॉइल, इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। Fe2O3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसी के वजह से जो है दोस्तों इसका रंग जो है वो लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। Fe2O3, ठीक। ये देखिए लाल मिट्टी ये मोटे अनाज मिलेट के लिए खासकर ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और रागी दोस्तों, ठीक है। तंबाकू और रागी प्रमुख फसल, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, रागी, ये सब जो है इसकी प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। इसकी अगर विशेषता की बात करें लाल मिट्टी की, ये कम उपजाऊ होती है अन्य फसलों के लिए, लेकिन मिलेट के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है मोटे अनाजों के लिए। अन्य फसलों के लिए ये कम होती है, ठीक है। इसका रंग लाल होता है, बताया हमने जो है आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के कारण। मिलेट के लिए सर्वाधिक है, ठीक। ये सब तो बाकी चीजें वही दी हुई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं लाल मिट्टी की कुछ अन्य विशेषता, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी रेड सॉइल। तो देखिए ये तमिलनाडु एक कुछ भाग पर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ जो है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और आपके पश्चिम बंगाल का कुछ भाग और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी ये जो है दोस्तों ये देखने को मिलती है, और महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी ये पाई जाती है। बाकी हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया कि इसकी प्रमुख फसल बाजरा, रागी, मूंगफली, दालें तो मतलब नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मूंगफली, रागी और ये सब इसकी प्रमुख फसल है, मोटे अनाज जितने भी होते हैं, बाजरे वगैरह। अब अगली है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों, यह मिट्टी अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, इसका रंग जो है दोस्तों वो लाल भूरा रंग का होता है। यह भारी वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण भारत जैसे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी घाट जो है वहां पर जो है दोस्तों ये मिलती है लेटेराइट मिट्टी।
इसमें जो है दोस्तों आयरन तथा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लेटेराइट में। नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है लेटेराइट मिट्टी में। प्रमुख फसल की बात करें दोस्तों लेटेराइट मिट्टी की, तो चाय, काफी, काजू, नारियल, रबड़, ये सब जो है दोस्तों इसके प्रमुख जो है फसल होती है लेटेराइट मिट्टी। अब अगला अध्याय है दोस्तों, अध्याय 6 है दोस्तों। उसमें जो एक कहानी दी गई है और कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। उसका जो है नाम है एक सच्ची कहानी के रूप में। जैसे एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है वलपराई नगर, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये दोस्तों पक्षियों के प्रवास से संबंधित है और खासकर एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है ग्रे वागटेल, इसको वालकुटी कुरुबी भी कहते हैं दोस्तों, वालकुटी कुरुबी। ये ग्रे वागटेल यही है दोस्तों, ठीक है। तो इसके प्रवास के लिए जो है दोस्तों वो वलपराई नगर जो तमिलनाडु का है वहां जो है ये फेमस है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि शीत ऋतु में ग्रे वागटेल जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से गर्म प्रदेशों जैसे भारत में जो है प्रवास करते हैं दोस्तों, जैसे साइबेरिया वगैरह से ये आते हैं शीत ऋतु में। जैसे भारत के केरल, तमिलनाडु, तो ये इन सब पश्चिमी घाट में ये देखने को पहुंचते हैं, ठीक है, मतलब देखने को मिलते हैं। वलपराई में जब पहली गिरे वागटेल पहुंचती है तो क्या होता है, तो जो बच्चे और शिक्षक होते हैं इन पक्षियों का स्वागत करते हैं दोस्तों वो जो है बड़े बड़े पोस्टर लगाकर आगमन का उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाई वगैरह बांटते हैं। वलपराई तमिलनाडु में जब पहली बार गिरे वागटेल पहुंचती है, पहली गिरे वागटेल, ठीक है दोस्तों। तो ये पक्षी का एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब अगला जो इकाई है दोस्तों उसका नाम है प्रकृति के उपहार और उसका अध्याय है 7 जिसका है पानी है अनमोल, उसका नाम है। और इसमें बेसिकली कुछ नहीं बताया गया है, बेसिकली पानी के बारे में चर्चा की गई, उसके महत्व के बारे में बताया गया है, उसको हमें समुचित उपयोग उसका करना चाहिए और जल चक्र वगैरह के बारे में बताया गया। तो ये बहुत बेसिक ही जानकारी है। देखिए सबसे पहले इसमें कहा गया कि बारिश का जो पानी होता है उसको मिट्टी सोखती है। मिट्टी की जो छोटे छोटे जो है खोखे मतलब अंदर जो है पोर होते हैं उनमें जो है पानी जमा होता है और फिर वो जल धारा के रूप में तालाब और बहुत से जलाशय में मिलता है, फिर वहां से चट्टानों या मिट्टी में जाता है, फिर वहां से जो है दोस्तों रिस करिए पानी जो है विभिन्न जल स्रोत में पहुंचता है, जैसे कुएं ये इन सब में आता है, फिर वहां से नदी तालाब महासागर में ये जो है फाइनली जो है वो मिल जाता है। अब अगला है दोस्तों हमारा भोजन, अध्याय 8 है। जो अध्याय 8 है उसका नाम है हमारा भोजन, ठीक। तो भोजन के घटक या विशेष प्रकार का भोजन है दोस्तों, ये 56 भोग है, एक भोजन है। 56 भोग के बारे में बताया गया है, 56 भोग, ठीक है। ये भोजन का प्रकार है, एक विशेष प्रकार का भोजन है, विशेष जिसमें विशेष पोषक तत्वों शुभ अवसरों पर दोस्तों परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों व अतिथियों के स्वागत के लिए जो है ये बनाया जाता है। इसमें 56 प्रकार के भोजन शामिल है। इसमें 6 रस का मिश्रण होता है दोस्तों, इसमें 6 रसों का मिश्रण होता है, मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ठीक है दोस्तों। तो ये 56 भोग जो होता है वो विभिन्न अवसर पे मिलता है। तो ये 56 भोग है दोस्तों, 56 भोग। 56 भोग एक प्रकार का भोजन है जो विशेष रूप से शुभ अवसर, जब कोई रिश्तेदार वगैरह जब आता है, अतिथि वगैरह, उनके स्वागत के लिए बनाया जाता है। इसमें 56 प्रकार के जो है दोस्तों व्यंजन जो है वो इसमें जो है सम्मिलित होते हैं। इसमें 6 रसों का मिश्रण भी शामिल होता है, जैसे मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब संतुलित आहार, बैलेंस डाइट किसको कहा जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित हों तथा जो शरीर की ऊर्जा वृद्धि, मरम्मत और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करा सके, उसी को संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। इसे संतुलित आहार में क्या क्या चीजें होती है, देखिए संतुलित आहार जो ऊर्जा दे, वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि करे, मरम्मत, स्वास्थ्य
सक्रिय जीवन के लिए जो है इस सब में जो है संतुलित आहार का बहुत ही अहम रोल है दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं संतुलित आहार में क्या होता है। तो ऊर्जा वृद्धि, सुरक्षा, उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व तो उपलब्ध हो दोस्तों। जैसे अब संतुलित आहार में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो जिसमें दोस्तों ऐसा कोई आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब चीजें और जल, आहारीय रेशा, फाइबर वगैरह जिसको रफेज बोलते हैं, ये सब शामिल हो तो उसको एक बैलेंस डाइट कहा जाता है दोस्तों। संतुलित आहार मिनरल्स, विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशे जिसको फाइबर, ठीक, ये सब, तो उसको संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। और संतुलित आहार शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रूपांतरण, मॉडिफिकेशन के बारे में। जब किसी अंग संरचना में पर्यावरण के अनुकूल होने वाले परिवर्तन हो जाए तो उसे रूपांतरण कहा जाता है दोस्तों। जब किसी अंग या संरचना में पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए परिवर्तन हो जाए तो उसे रूपांतरण कहते हैं। तना है दोस्तों, तने का जो रूपांतरण है, आलू है, अदरक है, प्याज है, हरे बांस का जो तना होता है, ये तने का रूपांतरण है। जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया और हरे बांस का जो तना होता है, ये तने का रूपांतरण होता है। वही बात करें जड़ का रूपांतरण, तो आपका गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब क्या है, ये सब जड़ का जो है रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। चलिए अब आगे देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 है आसपास है क्या क्या, और इसमें अध्याय 10 है वस्तुओं की दुनिया। अब इसमें सबसे एक चीज है दोस्तों जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, इसके पहले हमने ऊपर इसके बारे में चर्चा की थी, देखिए, और यहाँ भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे तितली में दोस्तों वो पूर्ण कायांतरण होता है, पतंगे में भी पूर्ण कायांतरण होता है, मच्छर में भी पूर्ण कायांतरण होता है, मक्खी में भी पूर्ण कायांतरण यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेढक में कायांतरण होता है सिर्फ, टिड्डे में अपूर्ण कायांतरण, तिलचट्टा में अपूर्ण कायांतरण, और झींगुर में अपूर्ण कायांतरण। ठीक है, झींगा नहीं, झींगा एक मछली होती है, वो अलग है। ठीक है, यहाँ झींगुर की बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं मेटल के बारे में। मेटल यानी कि धातु के बारे में। धातु, मेटल क्या होती है? तो मेटल ऐसे तत्व है दोस्तों जो सामान्यतः चमकदार, जिसको लस्टरस कहते हैं, कठोर, तन यानी कि डक्टाइल, आघातवर्ध यानी कि मेलेबल होते हैं, तथा ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं दोस्तों। दोनों के, विद्युत और ऊष्मा यानी कि हीट एंड करंट के जो है अच्छे कंडक्टर, गुड कंडक्टर होते हैं, उसी को जो है दोस्तों मेटल कहा जाता है, धातु कहा जाता है। जैसे अगर मेटल में क्या क्या आता है, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सोना हो गया, सोना, ठीक, Au, चांदी हो गया आपका, सिल्वर, Ag, तांबा आपका कापर, Cu होता है, लोहा आयरन, Fe होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम Al होता है, ठीक, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके मेटल है दोस्तों, मेटल यानी कि धातु है। तो धातु जो होगा ऊष्मा का सुचालक होगा, विद्युत का भी सुचालक होगा, मजबूत, टिकाऊ और जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, देखिए धातुओं के कुछ गुण हैं। तो देखिए हमने पहले बताया कि धातुओं के गुण में चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, बहुत इसमें चमक होती है दोस्तों। ठीक है, जब आप इसको पीटेंगे ना तो इसको पतली चादर के रूप में जो है इनका निर्माण किया जाता है, जिसको आघात वर्धता कहते हैं। जब किसी मेटल को पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसी को आघात वर्धनीयता कहा जाता है या आघात वर्धता बोलते हैं। ठीक है, अब मेटल जो होगा उसको खींच कर तार बनाया जा सकता है, इसी को तन्यता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा और विद्युत का ये चालक होगा दोस्तों। ये देखिए तार के रूप में इसको जो है खींचा जा सकता है, पतली प्लेट के रूप में भी इसको जो है हम जो है पतली प्लेट के रूप में, चद्दर के रूप में इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, जब हम इस पर चोट करते हैं दोस्तों तो मेटल जो है वो सोनरस होता है, यानी कि वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बहुत तेज ध्वनि होती है इनकी। ठीक, आप अपने यहाँ जो है बर्तन वगैरह पीट पाट के देखिएगा, ठीक है, उनमें अगर ध्वनि उत्पन्न ना हुई तो समझ लो मेटल नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं मेटल जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, जैसे पारा वगैरह हो गया, समझ रहे हो, जैसे आयरन हो गया,
तांबा, एल्युमिनियम, सोना और चांदी, ये सब क्या मेटल है दोस्तों। अब बात करते हैं अधिकांश धातु धातु जो होगी, लगभग अधिकांश जितनी होंगी वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद है। पारा जो है एक धातु है दोस्तों, मरकरी, वो सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पारा सामान्य ताप पर पारा तरल अवस्था में होता है, चांदी जैसा या चमकीला और चमकदार होता है दोस्तों। ये भारी धातु बहुत घना होता है, आसानी से, मतलब ये एक द्रव प्रवाहशील होता है, ऊष्मा का चालक होता है, पर विद्युत का चालक इसका कमजोर होता है, ये विषैला होता है दोस्तों। पर पारा, ठीक है। और इसका उपयोग अगर देखा जाए तो थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर जिससे आर्द्रता नापी जाती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है, रासायनिक प्रयोगों में भी इसका प्रयोग होता है, और एक फ्लोरोसेंट लैंप होता है जो आपके यहाँ लैंप वगैरह नहीं लगता है, उसमें भी मरकरी ही भरी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। पारा एक अद्वितीय धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु है दोस्तों। अब बात करते हैं अयस्क। तो अयस्क एलॉय तो यह एक प्रकार का खनिज है दोस्तों, जिनको धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तलछटों से खोद कर जो है दोस्तों प्राप्त किया जाता है। धातुएं जो होती हैं दोस्तों वो अयस्कों से ही प्राप्त होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं। अब बात करते हैं कि एलॉय मतलब अयस्क है, उनसे क्या क्या मिलता है। तो देखिए, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है दोस्तों, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। वैसे ही मैग्नेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट एक अयस्क है, इससे भी लोहा जो है मिलता है दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोहे के लिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों में से सबसे अच्छा अयस्क कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिनेबार एक होता है दोस्तों, ये पारे का अयस्क होता है, पारा जो है सिनेबार से मिलता है। गैलेना ये शीशे का अयस्क होता है दोस्तों, शीशे का अयस्क यानी कि पीबी आप जिसको बोलते हैं, सिंबल होता है शीशे का। कॉपर पायराइट ये तांबे का अयस्क होता है दोस्तों, कॉपर पायराइट जो है इससे तांबा निकाला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं मिश्र धातुएं, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। चलिए अब आगे देखते हैं दो धातुओं के मिलने से इनका निर्माण होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक धातु, ऐसा कहिए तो ज्यादा सही रहेगा, जब दो या दो से अधिक धातु जब मिलती है तो मिश्र धातु बनती है। ये मिश्र धातु एक प्रकार के खनिज हैं जिनको धरती के भीतर बहुत गहराई, नहीं ये तो उसका जो है परिभाषा हो गया। मिश्र धातुएं जो है दो या दो से अधिक धातु से मिलने से बनती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें दोस्तों कि जो पीतल होता है, पीतल जिसको ब्रास कहा जाता है, ये मिश्र धातु है। ये तांबा यानी कि कॉपर और जस्ता यानी कि जिंक के मिश्रण से ये बनती है पीतल, ये है आपकी पीतल। ठीक है दोस्तों। अच्छा बात करें कांसा, जिसको ब्रोंज कहते हैं, ठीक, आपने सुना होगा ब्रोंज मेडल। ठीक, तो कांसा जो होता है इसमें कॉपर यानी कि तांबा और टिन टिन का मिश्रण होता है, ये ब्रोंज होता है। स्टील जो होता है दोस्तों इसमें लोहा और कार्बन यानी कि आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, तब स्टील जो है बनता है। सोल्डर जिससे टांका वगैरह लगाया जाता है, चिप वगैरह जो होते हैं, आप लोगों को आईसी चिप वगैरह जो मोबाइल वगैरह की होती है, कंप्यूटर वगैरह की, और आपके जो है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं अधिकतर, उसमें जो एक चिप लगती है आईसी चिप उसको बोला जाता है, उसमें सोल्डर टांका के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोल्डर भी एक मिश्र धातु है दोस्तों, ये टिन यानी कि एसएन और सीसा लेड यानी कि पीबी के मिश्रण से बनती है, ये है सोल्डर। ऐसे आपका तार होगा। अच्छा, ये जो तार होगा ये बहुत ही मुलायम होता है, ठीक, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता है। एक होती है स्टेनलेस स्टील जिसमें आप खाना वगैरह पकाते हैं, उसमें जो है चार धातुएं जो है उनका मिश्रण होता है। एक तो लोहा होगा, क्रोमियम होता है दोस्तों, निकिल होता है और कार्बन होता है। इनसे चारों से मिलकर जो है दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो है बनाई जाती है मजबूती के लिए। जैसे कुकर वगैरह आजकल आने लगे हैं स्टेनलेस स्टील। अच्छा, वैसे अगर चलिए अब बात करते हैं कि मिश्र धातु और उनकी संरचना का अनुपात क्या होता है,
कितने कितने अनुपात में ये जो है पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि मिश्र धातु और उनकी संरचना का अनुपात। तो देखिए जो पीतल मिश्र धातु ये तांबा और जस्ता जिंक का मिश्रण होता है, और इसमें अगर बात करें 70-30 का अनुपात होता है, या आप 60-40 कहीं कहीं लिखा होता है। तो देखिए इसमें 70% जो है वो तांबा होगा और 30% जिंक का मिश्रण होता है पीतल में। तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है 70-30 या 60-40 का अनुपात। ठीक। कांसा जो होता है ये तांबा यानी कि कॉपर और टिन यानी कि Sn, Cu प्लस Sn का मिश्रण होता है कांसा, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। इसमें 90-10 का मिश्रण होता है, यानी कि 90% कॉपर होगा और 10% टिन होगा दोस्तों। वहीं बात करें स्टील दोस्तों, स्टील, अगर हम स्टील की बात करें तो इसमें लोहा और कार्बन यानी कि Fe प्लस कार्बन का मिश्रण, इसमें 99 और 1% यानी कि लगभग 99% इसमें जो है वो लोहा होता है और 1% कार्बन होता है स्टील में। स्टेनलेस स्टील में 4 धातुएं होती हैं दोस्तों, लोहा, क्रोमियम, निकल, और 74-18-8 का जो है इसमें मिश्रण होता है, यानी कि कार्बन जो है बहुत ही कम होता है, लगभग 1-8% होता है इसमें। ठीक, कार्बन। तो देखिए लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन। तो देखिए 74% आपका लोहा होगा, 18% क्रोमियम होगा, 8% आपका निकल होगा, लगभग 102% में आपका कार्बन होता है। और सोल्डर जो होगा टिन और सीसा का मिश्रण होता है, टिन और सीसा यानी कि Sn और Pb का मिश्रण होता है सोल्डर में। इसमें 60 और 40 का अनुपात होता है, यानी कि 60% टिन होगा और 40% आपका सीसा होगा सोल्डर में। यह भी एक मिश्र धातु है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपके परीक्षा के लिए, वो पीतल, कांसा और स्टील पूछा जा सकता है। तो पीतल में 70% तांबा, 30% जस्ता होता है। कांसा में 90% तांबा, 10% टिन होता है, और स्टील में 99% लोहा और 1% कार्बन होता है। बस आप इतना याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं पदार्थों के गुण के बारे में। तो देखिए कुछ पदार्थ हो जैसे पारदर्शी, कुछ पदार्थ पारदर्शी जैसे कांच, साफ, शीशा, प्लास्टिक, पारदर्शी, ये सब वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, जिनको आर पार की वस्तुएं दिखाई दी, वो पारदर्शी होती है दोस्तों। जैसे हीरा हो गया, जल हो गया, और स्वच्छ लेंस वगैरह हो गया, शुद्ध पानी जो होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी पदार्थ स्पष्ट देखने में जो है मदद करते हैं तथा प्रकाश को लगभग बिना रोके निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पारदर्शी। एक होता अर्ध पारदर्शी, या इसी को पारभासी भी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। जैसे बटर पेपर हो गया, धुंधला कांच हो गया, ये सब अर्धपार वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। प्रकाश जो है एक मतलब दूसरी पार नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जाता है, पूरा प्रकाश नहीं जो है पार करता है जो, ठीक है, इसीलिए इसको पारभासी कहा जाता है। ट्रांसलूसेंट, बटर पेपर, धुंधला कांच, ये सब। और एक होता है अपारदर्शी, ओपैक, जिसको बोलते हैं ओपैक, जो बिल्कुल भी पारगम्य ना हो, इसमें प्रकाश बिल्कुल भी जो है ना जो है गुजर सके, आर पार ना हो सके। जैसे लकड़ी, ईंट और धातु वगैरह, प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है दोस्तों, वस्तुएं उस पार की नहीं दिखाई देती है। तो ये आपका हो गया पदार्थों के गुण। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ जो जैसे ऑयल वगैरह, ठीक है, जैसे एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो धरती के नीचे बहुत गहराई में मिलता है, पेट्रोलियम, सभी को पता होगा। और इसके पेट्रोलियम के उत्पाद हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रबड़, पैराफिन, मोम, ये सब। ठीक है दोस्तों, ये पेट्रोलियम के उत्पाद माने जाते हैं। सभी को पता है कि पेट्रोलियम जो है दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आवागमन, उद्योग, अनेक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अच्छा, बात करें मोम का निर्माण मधुमक्खियों के द्वारा भी किया जाता है दोस्तों, अपने छत्ते के रूप में, प्राकृतिक रूप में इसका जो है मोम का निर्माण भी होता है मधुमक्खियों द्वारा। अब बात करते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 है दोस्तों कैसे बनी ये वस्तुएं। सबसे पहले बर्तन के बारे में बात करते हैं। तो एक बर्तन होता है जिसको कहते हैं बर्ड बाथ। ये पक्षियों के पीने का पानी के लिए जो है ये बर्तन प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं कुछ स्थानीय नाम। और स्थानीय नाम क्या, जैसे दादाजी को दोस्तों मलयालम या केरल के मलयालम भाषा में, जो केरल की एक भाषा है, मतलब केरल में अप्पुप्पन कहते हैं दादाजी को, और माँ को दोस्तों अम्मू कहा जाता है मलयालम भाषा में, केरल में। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो चैप्टर है आपका 12 नंबर है, क्या और कैसे करें इसका।
ठीक है, तो वरदान क्या है दोस्तों? तो देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस को वरदान के रूप में मनाया जाता है और इसकी घोषणा 30 जनवरी को हुई थी और ये हर साल 30 जनवरी को जो है मनाया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। बात के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ भारत हो हमारे, इसका जो है उद्देश्य है दोस्तों, मतलब इसका नारा है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत अगर बात करें कब हुई थी, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक, इसमें गांधी जी का चश्मा भी दर्शाया गया। स्वच्छ, एक तरफ स्वच्छ लिखा हुआ, एक तरफ भारत लिखा है और तो एक कदम स्वच्छता की ओर भी लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के लोगों में। ठीक है, लोगों में। और इसका नोडल मंत्रालय कौन कौन सा है, तो 2 मंत्रालय दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन में 2 मंत्रालय है बेसिकली। ग्रामीण क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों, वही शहरी क्षेत्र में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है स्वच्छ भारत मिशन की नोडल मंत्रालय है। ऐसे बात करें स्वच्छ भारत, अच्छा अब बात करते हैं कचरा प्रबंधन के बारे में। कचरा प्रबंधन अगला जो आपका है, इसमें 4R संकल्पना दी गई। क्या है कचरा प्रबंधन से संबंधित है ये 4R संकल्पना, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसके क्या क्या तरीके हैं कचरा प्रबंधन को कम करने। तो देखिए सबसे पहले रिफ्यूज, मना करना, अनावश्यक वस्तुओं को विनम्रता पूर्वक मना करे दोस्तों। रिड्यूस करना यानी कि कम करना, वस्तुओं के उपयोग को कम करना, प्लास्टिक चीजों के वस्तुओं के उपयोग को। रीयूज, पुनः उपयोग करना, ठीक, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। रिसाइकिल, पुनः चक्रण करना, कचरे को पुनः चक्रित कर नई वस्तुएं बनाना ही। तो ये 4R संकल्पना है दोस्तों कचरे प्रबंधन से। इसे प्लास्टिक से संबंधित 4R संकल्पना ज्यादा जो है प्रभावी मानी जाती है। देखिए प्लास्टिक बैग लेने से मना करना रिफ्यूज है दोस्तों। कम खरीदे, कम उपयोग करें, रिड्यूस है दोस्तों। पुरानी बोतलें डिब्बे से फिर से उपयोग करें, जितनी पुरानी बोतल डिब्बे फिर से उपयोग करना, ये सब रीयूज है दोस्तों। और कागज, प्लास्टिक, कांच का पुनर्चक्रण करके नई वस्तुएं बना लेना, ये रिसाइकिल है दोस्तों। तो बेसिकली यही इसका जो है सीक्वेंस है। ठीक, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता तो याद रखेंगे। सबसे पहले रिफ्यूज आएगी, मना करेंगे आप पहले, फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, फिर रीयूज करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे और फिर रिसाइकिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है यही सीक्वेंस है 4R संकल्पना की। बात करें ये 4R संकल्पना जो है वो 1970 के दशक में दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट के सिद्धांतों के विकास के साथ ये जो है लाई गई थी दोस्तों। चलिए अब है दोस्तों गर्व करने लायक स्थान। ऐसा क्या है कि हम लोग गर्व कर सकें कचरा प्रबंधन और स्वच्छता में अव्वल। एक गांव सिल्लूक गांव है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कचरा मुक्त गांव है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का पहला कचरा मुक्त गांव है। यहाँ AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, सिल्लूक गांव अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का पहला कचरा मुक्त गांव है। और एक गांव है दोस्तों छोटा नरेना, ये अजमेर में पड़ता है। ठीक है, ये देश का पहला कचरा मुक्त गांव है, याद रखेंगे। देश का पहला कचरा मुक्त गांव NCERT में दिया हुआ है, छोटा नरेना अजमेर। और अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, वहां। बात करें इंदौर की, तो इंदौर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक, ये जो है शहर है दोस्तों। ठीक है, और इसको जो है स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है, मैसूर और कर्नाटक को, इंदौर को। ठीक है दोस्तों, देश का पहला कचरा मुक्त शहर की बात करें तो वो इंदौर था दोस्तों। और वही बात करें देश का पहला सबसे स्वच्छ शहर, तो वो भी इंदौर है दोस्तों। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश देश का पहला कचरा मुक्त शहर है और लगातार कई वर्षों से भारत में सबसे स्वच्छ शहर में भी शामिल है दोस्तों इंदौर। वही बात करें मावलिनोंग एक गांव है दोस्तों, ये पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है मावलिनोंग गांव। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ गांव है मावलिनोंग, पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, और ये मेघालय में पड़ता है, मेघालय में। ठीक है, एशिया का अगर बात करें एशिया का सबसे स्वच्छ शहर तो सिंगापुर है दोस्तों, सिंगापुर। और बात करें कूड़ेदान के बारे में, डस्टबिन का सही प्रयोग। तो देखिए हरा 3 डस्टबिन होता है। हरा जो डस्टबिन, ये गीली चीजों, पत्तियां जैसे टहनी, सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, बचा हुआ भोजन, इसके प्रयोग के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। नीला डस्टबिन क्या है दोस्तों, तो ये धातु, कांच, प्लास्टिक, कागज से बनी चीजें, सूखा कचरे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो लाल प्लास्टिक होता है, ये जैविक जो है मतलब जैव चिकित्सीय उपकरण हो गया, हानिकारक कचरा, पट्टी हो गई, ठीक, दस्ताने, मेडिकल उपकरण, ठीक है, ये निडिल वगैरह जो हो गए,
नीडल वगैरह इन सब के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, लाल डस्टबिन का। तो ये आपका दोस्तों ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। हमने नई वाली एनसीईआरटी जो पर्यावरण की है कक्षा 3 की, जिसका नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड, हमारा अद्भुत संसार, उसको हमने खत्म कर लिया दोस्तों एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। और दोस्तों इसको जो है आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें जो है यूनिक है आपके परीक्षा के लिए। और जो है आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।